नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है हमारे पास डिस्कशन के लिए स्टेट सक्सेशन। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट क्या होती है, ये तो बड़ी वेल अंडरस्टूड बात है कि वो कंट्री है। और जो सक्सेशन है वो है एक तरह से उत्तराधिकार के संबंधित है। हाँ, इसका जो एक एरिया है वो इंटरनेशनल लॉ में होता है। जैसे कि म्यूनसिपल लॉ या किसी देश का जो कानून होता है उसमें सक्सेशन का मतलब होता है, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जो राइट, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी जो भी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उसके सक्सेसर को या उसके उत्तराधिकारियों को। ठीक उसी तरह से दोस्तों ये जो कंसेप्ट है स्टेट सक्सेशन का इंटरनेशनल लॉ में, ये भी उसी से रिलेट करता है कि जब कोई कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है या उसके किसी पार्ट की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, या दो कंट्री मर्ज हो जाती हैं जिसमें एक कंट्री का जो स्टेटस अलाइव रहता है दूसरी ख़त्म हो जाती है, तो उसे कहा जाता है स्टेट सक्सेशन। वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज 1978 के अंडर जो स्टेट सक्सेशन है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इट मीन्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ टेरिटरी। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि भाई एक जो स्टेट है दूसरी स्टेट को सब्सिट्यूट कर जाती है, जहाँ एक स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है वो किसी पार्ट या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है या दूसरी जो स्टेट्स हैं उसकी जगह पे आ जाती है। इसके लिए दोस्तों एग्जांपल दूंगा मैं आपको भारत और पाकिस्तान का। 1947 से पहले जो था भारत था, पाकिस्तान नहीं था। 1947 को पाकिस्तान बना और अब देखिए यहाँ पर भारत का वो पार्ट जो कि आज पाकिस्तान है, उससे भारत की आइडेंटिटी जो थी वो ख़त्म हो गई। एक तरह से उसका स्टेट का सक्सेशन हो गया। किसने किया? सक्सेसर कौन था? पाकिस्तान। और प्रीडिसेसर कौन था? इंडिया। ठीक उसी तरह से बाद में बांग्लादेश बना जो कि पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के उस पार्ट का जो सक्सेशन था वो किसने किया? बांग्लादेश ने। यानी कहने की बात यह है कि पाकिस्तान जो था वो था स्टेट जो कि सक्सीड कर रही थी किसको? इंडिया के उस पार्ट को जो कि आज पाकिस्तान है, जहां पर से इंडिया की आइडेंटिटी जो है 1947 को ख़त्म हो गई। जहां तक दोस्तों बात है इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो इंटरनेशनल फील्ड का एरिया है वहां पर स्टेट सक्सेशन की, तो वो जो था वो ह्यूगो ग्रोटियस ने किया था। ह्यूगो ग्रोटियस ने दिया था इसको रोमन लॉ से। रोमन लॉ जो कि म्यूनसिपल लॉ था, जो कि इनहेरिटेंस की बात करता था कि भाई जैसे एक आदमी मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होती है वो उसके फर्दर बच्चों में डिवाइड हो गई या उसके जो रिलेटिव्स जो भी उसको सर्वाइव करते हैं। अब यही कंसेप्ट उठा के ह्यूगो ग्रोटियस ने इंटरनेशनल फील्ड में ला दिया कि भाई देखो, अगर इंटरनेशनल लॉ में कोई स्टेट जो है पूरी तरह से या उसका आंशिक रूप से पार्शली जो है वो ख़त्म हो जाती है उसकी एग्जिस्टेंस, तो उसके भी तो स्टेट की जो राइट, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी वटेवर जो है वो ट्रांसफ़र होंगे किसी और स्टेट को, उसकी जगह कोई नई स्टेट या स्टेट्स आएंगी। तो वो जो कंसेप्ट था रोमन लॉ का वो ह्यूगो ग्रोटियस ने उठाकर वहाँ से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि क्रेडिट ह्यूगो ग्रोटियस को जाता है। नो द सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, वाई बी नीड स्टेट सक्सेशन, कि भाई हमें स्टेट सक्सेशन की ज़रूरत क्यों है इंटरनेशनल लॉ में? तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, जब भी कोई कंट्री पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है या उसके पार्ट जो है उससे उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, तो नई स्टेट्स या स्टेट इमर्ज होगी यानी आएगी, और उस स्टेट की भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एग्जिस्टेंस होगी। तो उसको डिसाइड करने के लिए सिचुएशन को कि भाई इस स्टेट की लाइबिलिटी क्या होंगी, इस स्टेट की राइट्स क्या होंगे, इस स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं उनकी नेशनलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी, क्योंकि ये दोनों तरफ का मामला होता है। देखिए जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के साथ साथ ये पाकिस्तान को डिसाइड करना था कि भाई मेरे नेशनल्स कौन हैं, चाहे वो भारत से आ रहे हैं चाहे वो पाकिस्तान से, तो उसको वो चीज़ें जो थी वो डिसाइड करनी पड़ेगी। और भाई जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारे उन नागरिकों या सिटीजन की जो कि भारत में है उसका क्या होगा, या जो पाकिस्तान छोड़ के भारत गए हैं उनका क्या होगा। तो ये सब जो इश्यू होते हैं वो डिसाइड करने पड़ते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल अरीना या इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है उसमें आपको अपनी जो पोजीशन है उसको जो है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश करना पड़ता है और दूसरों को यकीन दिलाना पड़ता है कि भाई हाँ मेरी भी एग्जिस्टेंस है। इसी के साथ साथ आपको नेबर कंट्री जो है उनके साथ भी डील करना पड़ता है, उनको भी आपको देखना पड़ता है कि भाई किससे क्या रिलेशन होंगे, क्योंकि नई कंट्री है तो उसको बड़ी ऑब्वियस सी बात है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या नेबरिंग कंट्री के साथ क्या पॉलिसी रहेगी वो सारी जो डिसाइड करनी पड़ती है। और इंटरनेशनल लॉ जो है उसको इस तरह की जो भी सिचुएशन अराइज होती हैं स्टेट सक्सेशन की उसको डील करना पड़ता है। ज़्यादातर दोस्तों जो स्टेट सक्सेशन है इसकी जो प्रॉब्लम है वो फ्रीक्वेंटली अराइज हुई थी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, जबकि जो कॉलोनियल पीरियड था वो ख़त्म हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो था वो ख़त्म हुआ था और कई कंट्री जो थे उनको इंडिपेंडेंट कर दिए गए थे। तो ये सब जो है वो कारण है दोस्तों स्टेट सक्सेशन का जो कंसेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में उसके
इंक्लूड होने की या उसके इमरजेंस के। नो द क्वेश्चन विच अराइज, यानी कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो अराइज हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो ट्रीटीज होती हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई 1947 से पहले ट्रीटीज थी इंडिया के साथ, अब वो ट्रीटी जो है, जो एक पार्ट अलग हो गया इंडिया का, जो पाकिस्तान बन गया, उसके साथ उसको कैसे डील किया जाएगा। नेशनैलिटी स्टेटस, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमें प्रोविज़न दी गई हैं कि भाई जो सिटीजनशिप है इंडियन की वो कैसी होगी, जब पाकिस्तान से लोग यहाँ जो आ रहे हैं या जहाँ से जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं उनके क्या पोजीशन होगी, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड की जाती हैं। तो ये भी एक इशू रहता है। प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आदमी यहाँ से चला गया है पाकिस्तान तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डील किया जाएगा, या जो आदमी पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गया है उसकी प्रॉपर्टी वहाँ कैसे होगी, तो उसका क्या प्रोविज़न होगी। बट विल बी द लाइबिलिटी फॉर द डेट, डेट यानी कि जैसे कर्जा होता है या ऋण होता है किसी भी कंट्री पर जो उसने लिया होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से या इंटरनेशनल बैंक से या दूसरी कंट्री से, उसको लेकर क्या सिचुएशन होगी कि इंडिया में था तो इंडिया में कैसे होगा, अब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के उस पार्ट के लिए वो लाइबिलिटी कैसे होगी। और दोस्तों इस तरह के जो स्टेट सक्सेशन है वो अराइज हो सकते हैं डीकोलोनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसके बाद जो यूएन का कंसेप्ट आया, बड़ी ऑब्वियस बात है, यूएन का कंसेप्ट आया तो आप कॉलोनी नहीं रख सकते। जहाँ पर आप कहते हैं कि भाई सारा विश्व एक है, सभी को समान अधिकार हैं, तो आप कॉलोनी नहीं रख सकते। आप किसी को डायरेक्टली जो है वो अपने अधीन रख के उन पर अत्याचार नहीं कर सकते, तो आपको आज़ाद करने पड़े। जैसे ही आज़ाद हुए तो फिर उसमें स्टेट सक्सेशन के मामले जो हैं बहुत फ्रिक्वेंटली अराइज होना शुरू। इससे भी जो स्टेट सक्सेशन होता है एनेक्सेशन से होता है, सेशन से होता है, सेसेशन से होता है, यानी कि जहाँ पर एक पार्ट अलग हो जाता है या पूरे का पूरा देश जो है वो अलग हो जाता है, या किसी को मर्ज कर लिया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों मैं एक और बात कह रहा था कि भाई ये जो एरिया है स्टेट सक्सेशन का, ये ऐसा इशू है इंटरनेशनल लॉ का जो कि ज़्यादा सेटल्ड नहीं है, या इसको कहे कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया है जो कि स्टिल डेवलपिंग हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं कई बार तो आपस में एग्रीमेंट करके चीज़ों को सॉल्व कर लेती हैं, और जो इंटरनेशनल लॉ है इस पर उसको नहीं मानती हैं। और जो इंटरनेशनल लॉ है इसको लेकर, उसमें हमारे पास दो कन्वेंशन हैं। एक तो है वियना कन्वेंशन ऑफ सक्सेशन ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज 1978 जो कि लागू कर दी गई थी 1996 को। दूसरी है वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी आर्काइव्स एंड डेट 1983, और इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। ये भी एक कारण है कि एक कन्वेंशन जो है, दो तो कन्वेंशन है जो स्टेट सक्सेशन से रिलेटेड है, एक को तो लागू कर दिया गया है, एक अभी तक लागू नहीं हुई है। यानी कि जो बनाया भी है लॉ, आपने जो दो लॉ बनाए हैं उनमें से भी एक लागू है और एक नहीं है, तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर यही कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं इस स्टेट सक्सेशन के कंसेप्ट। जहाँ तक दोस्तों स्टेट सक्सेशन की प्रोसेस जो है, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, तो वो जो है वो भी डिपेंड करती है कि भाई ये स्टेट सक्सेशन है किस तरह का। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये कई तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री में मर्ज हो जाती है, तो जो मर्ज हो रही है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, तो उसको लेकर जो सुप्रीम है उसका लॉ इम्प्लीमेंट होगा। एक कंट्री का कुछ पार्ट अलग हो जाता है तो ये एक अलग सिचुएशन है। एक कंट्री पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि उसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचता है जहाँ पर कि उसकी एग्जिस्टेंस रहे, तो वो एक अलग तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो उसकी प्रोसेस कैसी होगी स्टेट सक्सेशन की, वो उसी चीज़ पर डिपेंड करेगी कि भाई इसका जो स्टेट सक्सेशन है वो कैसे हुआ है, यानी कि ये मर्जर है, ये सेसेशन है, ये सेशन है, बस उसी तरह से उसकी जो प्रोसेस है उसको भी एक तरह से जस्टिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन, यानी कि स्टेट सक्सेशन जो है वो कितनी तरह का हो सकता है। तो इसमें ये दो तरह का है, एक यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन है और दूसरा जो है वो पार्शियल स्टेट सक्सेशन है। अब यूनिवर्सल क्या है, इसको मैं सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई कंट्री है, आज की डेट में वो एग्जिस्टेंस करती है, पर कल क्या होता है उसका पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। इसके लिए जो बेटर एग्जांपल है वो है हमारे पास सोशलिस्टिक रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और उसके बाद नई स्टेट्स बनी थी। ये होता है यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन। अब दूसरा है पार्शियल, यानी कि आंशिक रूप से कुछ हद तक। अब इसका एग्जांपल जो है हमारा भारत है। 1947 को जैसे पाकिस्तान बना तो भारत का एक हिस्सा जो कि पाकिस्तान बन गया, ये था पार्शियल सक्सेशन, यानी कि एक हिस्सा था भारत का जो पाकिस्तान बन गया। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना दिया गया, तो वो पाकिस्तान का एक पार्ट था जिसका कि पार्शियल स्टेट सक्सेशन हुआ। तो ये दो एग्जांपल हैं यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन के और पार्शियल स्टेट सक्सेशन के। नो नेक्स्ट दोस्तों सक्सेशन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये दो अलग चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। स्टेट सक्सेशन क्या है ये तो आप जान चुके हैं,
गवर्नमेंट का सक्सेशन क्या होता है, यानी कि एक गवर्नमेंट जब दूसरी गवर्नमेंट की उत्तराधिकारी बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है, तख्ता पलट कह लीजिए या कुछ भी रिवोल्ट या वटेवर, और मोनार्क आ जाता है, यानी कौन आ जाता है, राजा आ जाता है, राजशाही आ जाती है। अब ये क्या होगा, सक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक गवर्नमेंट की, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट की उत्तराधिकारी कौन बनी, दूसरी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये अलग चीज़ है और स्टेट सक्सेशन अलग चीज़ है। जनरली जो स्टेट पॉलिसी होती है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता है जब गवर्नमेंट का सक्सेशन होता है, पर जब स्टेट सक्सेशन होता है तो उसमें बहुत से रद्द-बदल किए जाते हैं या बहुत से फेरबदल उसमें किए जाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा लेक्चर, व्हाट इज़ स्टेट सक्सेशन, भाई स्टेट सक्सेशन क्या है, स्टेट सक्सेशन क्यों है, टाइप्स ऑफ द स्टेट सक्सेशन, और गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन जो क्या है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसका सक्सेशन कैसे होता है। अब ये है दोस्तों बेसिक आइडिया स्टेट सक्सेशन का। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो देखना है जो कि स्टेट सक्सेशन के बाद क्या क्या सिचुएशन अराइज होती हैं, ट्रीटीज़ को लेकर, डेट को लेकर, पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर और बहुत सी चीज़ें जो हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करिए और उसको जो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। थैंक यू वेरी मच।